हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 29 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट बायोलॉजी में 70/70 लाना चाहते हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, ऐसे ही 29 फरवरी को आपके बायो का पेपर आएगा, तो इस पूरे पेपर को सॉल्व करके ही जाना 29 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने। और ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा। देखिए यहाँ पे आपके पूरे पेपर का मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। ऐसी क्लास आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। एक एक टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। और जो स्टूडेंट कहते हैं सर बायोलॉजी में नहीं समझ में आता, क्या पढ़ें, क्या ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलते रहें। पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर है, साइड में पेपर कोड लिखा है, यहां पे रोल नंबर नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, और पेपर है भैया, तो इसमें समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट तो रहेगा ही, पूर्णांक 70 का रहेगा। और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, किस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले निर्देश कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना है, मतलब 3 घंटे 15 मिनट में से आपको पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होता है। ठीक है, दूसरा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तीसरा आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। जहां पे फिगर बनाने को दिया जाए भैया फिगर बनाइए, क्योंकि ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में चित्र तो होगा ही होगा। ठीक है, चौथा प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, 29 फरवरी को जाना एग्जाम देने और इस बार 70/70 लाना। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, टोटल भैया 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिलेंगे इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर का है, इनमें से कौन पराग कण में पाए जाते हैं? बताइए इनमें से कौन है जो पराग कण में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए है 2 नर युग्मक, बी है 2 वर्षी कोशाएं तथा 1 जनन कोशा, सी है 1 जनन कोशा व 1 नलिका कोशा, डी है 1 नलिका कोशा तथा 1 नर युग्मक। तो भैया जो पराग कण होते हैं उसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। आपको पता है जो पराग कण होते हैं, ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो जो पराग कण होता है उसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। ठीक है, आपने चैप्टर को डीपली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। खा देखो, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, मतलब एक पराग कोश में कितने परागधानी होते हैं? ए है 4, बी है 2, सी है 1, डी है 8। भैया 4 होते हैं। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन 2 बार सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इसको एक ही क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि टोटल 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। देखो जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? तो देखो 100 दाने बनाने के लिए आपको 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो 200 दाने बनाने हैं भैया तो 250, सिंपल सा है, 125 को 2 से गुणा कर देंगे 250 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेम है, ये गलती से प्रिंट हो गया तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। घा वाला देखिए, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, इसमें से कौन सा रोग है जो जन्मजात रोग है? देखिए ये हमारे चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें हम आनुवंशिक रोगों के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ये वही है। इसमें से कौन सा जन्मजात उपापचयी त्रुटि है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, अरक्तता। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। बाकी सब आनुवंशिक रोग हैं, लेकिन ये जन्मजात रोग है। ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो ये आपके काखा काखा 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 नंबर के। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसको एक ही क्वेश्चन आपको समझना है। अब आते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्नों पर। आप लोग कहेंगे सर जी ये पहली बार नाम सुन रहे हैं। देखो यूपी बोर्ड वाले छात्रों, आप लोग 2023 बायोलॉजी का पेपर देख लो। ठीक है, उसमें पहले बहुविकल्पीय, फिर निश्चित उत्तरीय 1-1 नंबर के रहेंगे, फिर अतलघु उत्तरीय 2-2 नंबर के। मतलब ये अतलघु उत्तरीय आप इसको समझ सकते हैं, 1-1 नंबर वाला, मतलब इसमें डेफिनेशनल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, देखो दूसरे का है, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, 1 नंबर का रहेगा। मतलब जो सूक्ष्म जीव टाइफाइड बुखार को उत्पन्न करता है उसका नाम क्या है? टाइफाइड बुखार। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी मैंने आपको शायद एक बताया था। ठीक है, वही सूक्ष्म जीव है, तो इसको ऐसे लिख देना,
का इसका होगा साल्मोनेला टाइफी। ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये टाइफाइड बुखार को उत्पन्न करता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा टाइफाइड जो रोग होता है इसमें इसके लिए इसकी जांच के लिए हम कौन सी जांच करवाते हैं, इसको पता लगाने के लिए कि टाइफाइड है कि नहीं है, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, पढ़े होंगे तो। देखो जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, एक नंबर में छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे लिख दो, जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है जिसे आरंभिक केंद्रक भी कहते हैं। मतलब जीवाणु कोशिका में इनकम्प्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, अपूर्ण केंद्रक, ठीक है, जिसको हम आरंभिक केंद्रक भी कहते हैं। एक नंबर में इतना ही मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन होगा डेफिनेट टाइप का, तो उसको आप लिख दीजिएगा। देखो मांसल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए भैया, ऐसे बना दीजिए मांसल फल का एक नामांकित चित्र अच्छा सा। ठीक है, हमारे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का है। देखो पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, तो वाला देखो, ये पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीज की संख्या अधिक होती है। दूसरा, अनेक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है पर परागण से। तो यही दो लाभ हैं, दो मैंने बता दिया, और भी लाभ पूछे जा सकते हैं तो उसको आप पढ़िएगा, जिम्मेदारी आपकी। देखो अंगा नंबर, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, व्हाट इज हॉट स्पॉट। देखो तप्त स्थल क्या है, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। यानी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में हो वो तप्त स्थल कहलाएगा। जैसे हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। ठीक है, तो ये आपका तप्त स्थल होता है कि वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है वो तप्त स्थल कहलाते हैं। जैव विविधता इसकी संकट में रहेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कुछ मैंने जगह भी बता दिया जो हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के टोटल 5 नंबर आपको मिलेगा। देखो काखा गघा अंगा 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं, 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। और इस पेपर को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आखिर जो हमारा पेपर है किस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, जो ट्रेंडिंग में कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है, देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे। तीसरे का देखो काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 2 नंबर के 10 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। तीसरे का पराग कोण के पराग कण किससे भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब जो पराग कोश में पराग कण होते हैं वो किससे भोजन प्राप्त करते हैं, उनका पोषण कौन करता है। तो सीधा सीधा लिख दो तीसरे का टैपिटम लिख दो इस प्रकार से थोड़ा बना के, पराग कोश के पराग कण टैपिटम से भोजन प्राप्त करते हैं। टैपिटम जो होती है पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है जो विकसित पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये टैपिटम होता है। 2 नंबर कंप्लीट। देखो एमनियोसिंथेसिस पर टिप्पणी कीजिए, मानव जनन चैप्टर का जनन स्वास्थ्य चैप्टर का क्वेश्चन है। एमनियोसिंथेसिस उल्ब वेधन हिंदी में बोलते हैं। देखो क्या है, भ्रूण के लिंग तथा भ्रूण के जन्मजात विकारों का पता लगाने की विधि को एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब आप लोग, ठीक है, जो शिशु है, जो बच्चा है वो पैदा ना हुआ हो और गर्भाशय में जाकर उसमें जो फ्लूइड होता है, जो द्रव्य होता है, उसको सुई के द्वारा निकाल लिया जाता है। उसके बाद में उसको चेक किया जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि बच्चा जो है वो लड़का है कि लड़की है। और ये भी पता लगाया जा सकता है कि कोई रोग तो नहीं है उसको, जैसे जन्मजात कोई रोग हो, कोई आनुवंशिक रोग हो, वर्णांधता हो या कुछ भी हो, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, उसका भी पता लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसका यूज जो लोग हैं वो मेल फीमेल, लड़का लड़की का पता लगाने में कर रहे थे, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है समाज में, ठीक है, लड़का जो है वो सभी चाहता, लड़कियां नहीं चाहते हैं लोग। ठीक है, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। वैसे इसका जो इसको किस लिए लाया गया था, इसको लाया गया था कि आप ये पता लगा सके कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें कोई रोग वोग तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए लाया गया था, लेकिन इसका लोग मिस यूज कर रहे हैं, तो मिस यूज होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर, असली 2 फल तथा नकली फल में अंतर स्पष्ट कीजिए। असली फल नकली फल ये क्या होते हैं। देखो असली फल केवल अंडाशय से बनते हैं जबकि नकली फल अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे भाग से भी बनते हैं। मतलब जो असली फल होंगे वो अंडाशय से बनेंगे, जो नकली फल होंगे वो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से भी बनते हैं। असली फल जैसे आम, बादाम, ये जो है अंडाशय से बनते हैं, तो इसको हम असली फल बोलेंगे। नकली फल क्या है, टमाटर, अमरूद, ये जो है अंडाशय के अतिरिक्त
अन्य भागों से भी बनते हैं, तो ये आपके नकली फल होंगे। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बता दिया, टेंशन नहीं लेने का, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। पढ़िए, सीखिए, सीखने से आपको समझ में आएगा, रटने से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर, असंग जनन को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का पूरा पूरा रहेगा भैया। असंग जनन क्या है, तो देखो इसको मैं बता देता हूं। 2 नंबर का असंग जनन, इसको इंग्लिश में एपोमिक्सिस कहते हैं। देखो मिक्सिस, ठीक है। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी उपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन, ठीक है, युग्मक गैमीट फ्यूजन या फिर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और इसकी अनुपस्थिति में भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को हम असंग जनन कहते हैं। वैसे अगर पौधे का निर्माण करना है नॉर्मल पौधे का, तो भैया युग्मक संलयन होना जरूरी है, अर्धसूत्री विभाजन भी होना चाहिए, तभी एक पौधे से नया पौधा उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को ही हम एपोमिक्सिस या असंग जनन बोलते हैं, ठीक है। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी और आपने देखा होगा एग्जाम्पल। देखो असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले कायिक जनन। देखो इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है उसी से एक नया पौधा जन्म लेता है। वैसे देखो नॉर्मली बीज बोते हैं तब नया पौधा उत्पन्न होता है बहुत सारी जगह पे, लेकिन कायिक जनन में क्या होता है, बीज से पौधा उत्पन्न नहीं होता बल्कि तने या कलिका से या किसी पत्ती के ऊपर उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम कायिक जनन बोलते हैं। जैसे गन्ना, आलू, ये सब देखिए, गन्ना जो है उसमें बीज नहीं बोया जाता, गन्ने को ही काट के, ठीक है, उसके खंड करके उसको बो दिया जाता है और क्या होता है उसमें कलिकाएं छोटी छोटी निकलती हैं और वही जो है गन्ना बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती। आलू है, आलू को भी उसमें बीज नहीं बोया जाता, उसको काट कर बो दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है उससे भी कलिकाएं निकलती है छोटी छोटी और वो भी बड़े होकर नए आलू का निर्माण कर देती हैं। तो ये कायिक जनन के अंतर्गत आता है। अनिषेक बीजता दूसरा प्रकार है, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, ठीक है। मतलब इनका निर्माण तो बीज के द्वारा होगा लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया, एक एक को पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा नंबर, बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। बहुभ्रूणता क्या है, नाम से स्पष्ट है। बहुभ्रूणता यानी कि बहुत सारे भ्रूण, जिसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता, मतलब बहुत सारे भ्रूण, नाम से ही स्पष्ट है। चलिए देखते हैं बहुभ्रूणता क्या है। पॉलिम्ब्रियोनी इसको बोलते हैं। देखो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। देखो नाम से स्पष्ट है, बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण, ठीक है। तो एक बीजांड या बीज से एक से ज्यादा भ्रूण का उत्पन्न होगा बहुभ्रूणता कहलाता है। और देखा होगा किसी किसी फल में बहुत सारे बीज होते हैं तो बहुभ्रूणता है वहां पे। जैसे अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। संतरे के बीज में देखेंगे कि एक ही बीज से बहुत सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाएंगे, इसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक ही फल में बहुत सारे बीज होंगे, ठीक है। तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1791 में संतरे के बीज में की थी। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब बहुत सारे भ्रूण भले ही हों लेकिन एक ही भ्रूण सक्रिय होकर, एक्टिव होकर आगे अगली पीढ़ी को जन्म देगा, ठीक है। बहुत सारे होने से मतलब नहीं है। जैसे शुक्राणु ले लीजिए, हम सब में स्पर्म होता है, बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं लेकिन कोई भी स्पर्म जो स्पेशल होता है वही जाकर फ्यूजन करता है और बच्चे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। बस यही सेम प्रोसेस उसमें भी है। तो ये आपका हो गया 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन, 10 नंबर इसके लिए भी हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं। सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं भैया, कितने नंबर के? अप्रॉक्स आप लोग देखेंगे इसमें तो भैया 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। सोचो 70 नंबर के पेपर में सिर्फ 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो इसका मतलब यह है, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। किस चैप्टर से आ सकते हैं अभी हम जब क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो चौथे का मनुष्य के शुक्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। जो शुक्राणु होता है स्पर्म, उसका एक नामांकित चित्र आपको बनाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इन सबका आंसर अगर आपको चाहिए
तो आप लोग सपोर्ट करें हमको, हम इसका आंसर अलग से लेकर पूरा आएंगे। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रखा है, आप लोग सर्च करो यूट्यूब पर क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लो, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। खा देखो, युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। अनुप्रस्थ काट का मतलब परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। गा, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए, शायद ये चैप्टर हट चुका है। ये खाद्य उत्पादन में ऐसे कुछ चैप्टर था, वो हट गया, ठीक है। घा देखो, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए, हमारे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहां पे आपके 4 क्वेश्चन है, काखा गागा 3-3 नंबर के, बोले तो 12 नंबर, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय होगा। डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, आपने सुना होगा कहीं कहीं घटना कि कोई पिता हो या कोई लड़का हो अपने पिताजी को पहचानने से इनकार कर दे, कोई पिता अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर दे, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं भैया इनके पुत्र हैं कि नहीं, इनके पिता हैं कि नहीं, क्योंकि डीएनए कुछ भी चेंज हो जाए, डीएनए सेम ही रहता है पिता पुत्र का, ठीक है। तो उससे पता लगा सकते हैं, धोखाधड़ी वाला काम नहीं है, ठीक है। खा देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। 3-3 नंबर के क्वेश्चन ये भी रहेंगे। गा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 3 नंबर। घा, जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर, चित्र भी बनाना है। तो यहां पे भी 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 12 नंबर हो गए, 24 नंबर हो गए। अब देखिए 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न और भी है, 6 नंबर। इन सबका सॉल्यूशन मैं दूंगा अलग से स्पेशल वीडियो में, और मैंने दिया भी है, सर्च करोगे जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो आपको मिल जाएगा, जो नहीं पढ़ाया है वो आगे आगे मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। 3 नंबर का ये भी रहेगा। खा, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मनुष्य में आनुवांशिक विकार, जो आनुवांशिक रोग होते हैं, वर्णांता, हीमोफीलिया और भी बहुत सारे रोग हैं। दूसरा सेंट्रल डोगमा क्या है, इस पर 1.5 नंबर का, मतलब एक फर्स्ट वाला 1.5 नंबर, सेकेंड वाले के लिए 1.5 नंबर, टोटल 3 नंबर आपको मिलेंगे। गा देखो, गा वाला जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर। घा देखो, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फर्स्ट, रेड डाटा बुक, सेकंड, परिजीविता, थर्ड, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में दलहनी पौधों की भूमिका। 3 नंबर, ठीक है। तो यहां पे भी 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे, टोटल 12 नंबर। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, जो 3 क्वेश्चन आपको करना होगा, 15 नंबर मिलेगा, और इसमें ऑप्शंस रहेंगे, ये ध्यान दीजिए। सबसे मेन पॉइंट, सबसे अच्छा है कि आपको ऑप्शंस यहां पे मिल रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता दूसरा करो। देखो, साबसेबन का कहा, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पौधों में युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन करो। 5 नंबर। फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखो, हमने जो देखा कि जो स्टार्टिंग के हमारे 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये ज्यादातर चैप्टर 1 से 7 या 8 तक आए हैं, ठीक है। अब जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, चैप्टर 1 से एक प्रश्न तो बनता है भाई, ठीक है। देखो, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन करो। आपके फर्स्ट चैप्टर में गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पता तो अथवा लगा है। महिला के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक नामांकित चित्र बनाइए। 5 नंबर। फर्स्ट चैप्टर में आपको गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 ऑप्शंस रहेंगे। ऐसे 8वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी की, जो 5 नंबर मिलेगा। द्वि निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, वाहित मल उपचार और न्यूमोनिया की रोकथाम, तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। नहीं पता तो अथवा लगा भैया। निम्नलिखित फलों में अंतर स्पष्ट करो। फली तथा लोमेंटम, और दूसरा है अस्थिल फल तथा भिदुर फल। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना, जैसे मनुष्य में निषेचन, जो मनुष्य में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इस पर टिप्पणी। और दूसरा सहज तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का, इसमें एक इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसके बारे में बताया गया है, जो हमें रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र जितना स्ट्रांग होगा, आप उतनी ज्यादा रोगों से, रोगजनकों से और लड़ पाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर अथवा लगा है। देखो, आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। चैप्टर 4 का क्वेश्चन, चैप्टर 5 का है, वंशागति का आणविक आधार। इसमें जेनेटिक कोड से एक टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है,
ये इसी चैप्टर का है, ठीक है। तो 5 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। मतलब अगर हम लोग देखें तो हमारा जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेकंड चैप्टर मानव जनन, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत, 5 नंबर चैप्टर वंशागति का आणविक आधार। ये सब चैप्टर से काफी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल पेपर जो है वो फिनिश होता है। हमने क्या क्या जाना, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बताया, जो क्वेश्चन बचे हैं सबको मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासेस में बताऊंगा। टॉप 5 टॉप 10 करके सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन थे, पहले इसको क्लेरिफाई हम लोग कर लेते हैं। देखो 4 नंबर के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ठीक है। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, फिर 10 नंबर का हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर 12 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 12 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 12 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय। टोटल देखें तो कितना होगा, देखो ध्यान से समझना, 12 12 12 यानी कि 36, ठीक है। 36 और 10 46, 46 और 4 50, ये 55 और 15, ये आपका टोटल 70 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 12th बायोलॉजी का पेपर आएगा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पता थे। अति लघु उत्तरीय में पता थे, लघु उत्तरीय में कितने क्वेश्चन, आपको अप्रॉक्स कितने नंबर के क्वेश्चन पता थे, कमेंट करके बता दीजिएगा। खुद की तैयारी का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, जाते जाते चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।